इट्स बीन मोर देन 16 years नाउ। 2004 की बात है, जब मेरी एल्डर डॉटर सिर्फ 1.5 year की थी। एक दिन वो जब सुबह उठी ना, तो उसके चेहरे पे बहुत सारी स्वेलिंग थी। तो मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। पहले तो लगा शायद कोई इंसेक्ट बाइट हो गया होगा या किसी चीज़ की एलर्जी हो गई होगी। मैंने एक आध दिन में ट्रैवल करना था, तो बड़ों ने सजेस्ट किया एक बार हम जाके इसे हॉस्पिटल में दिखा देते हैं। इसे हॉस्पिटल लेके गए। तब उन्होंने इसे तुरंत हॉस्पिटलाइज कर लिया, कहा कि कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। और जब वो आए टेस्ट के रिजल्ट्स आए, तब पैरों तले ज़मीन खिसक गई मेरी। मुझे बताया गया कि इसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है। नेफ्रोटिक का तो नाम ही नहीं सुना था मैंने। जब उसे समझने की कोशिश की, तब समझ में आया कि इसकी किडनीज नहीं काम कर रही हैं ठीक से। इसे स्टेरॉइड्स पर डालना पड़ेगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर पता चला पुणे में बेस्ट पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट है कमांड हॉस्पिटल में। इसे वहां पर शिफ्ट किया गया। 15-15, 20-20 दिन ये हॉस्पिटलाइज रहती। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। इतने सारे टेस्ट होते, रोज सुबह शाम टेस्ट होते। इतने सारे प्रिक्स लगते थे। वो 1.5 year की डॉटर बेटी को देखा नहीं जाता मुझसे। हस्बैंड फील्ड में पोस्टेड थे तब, तो मैं अकेले उसके साथ में हॉस्पिटल में एडमिट थी। पेरेंट्स इन लॉ सबका सपोर्ट था, पर इमोशनल सपोर्ट तो था ही नहीं। एक दिन जब इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, कुछ दिन हो गए थे, पर इसकी बॉडी से स्वेलिंग ही नहीं जा रही थी। ये रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रही थी मेडिसिन को। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन वो उठी, उसकी आंख नहीं खुल रही थी। वो चलने की कोशिश की उसने और वो गिर गई। वो जैसे ही गिरी मैं भी टूट गई। उसी दिन हस्बैंड का शाम को फोन आया। आजकल तो हम मोबाइल पे इतने आसानी से बात कर लेते हैं, पर उन दिनों में कहाँ बात हो पाती थी। मेरे पास तो मोबाइल था, पर पोस्ट में कश्मीर में कहाँ थे फ़ोन। नेटवर्क ही नहीं होता था। नॉर्मल फ़ोन ही नहीं था। मोबाइल तो बहुत दूर की बात। जब फ़ोन आता था ना, तो हम दो लोगों के थ्रू बात करते थे। जैसे मैं कहती थी अच्छा साहब को ये बोलो, या वो बोलते थे मैडम को ये बोलो कि सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। बस इतना ही मैसेज से हम खुश हो जाते थे। कितनी बार 15-15 दिन बात नहीं होती थी हमारी। उस दिन बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। मैं परेशान थी और मैं रो पड़ी। रोते रोते मैंने उन्हें बताया कि ठीक है, ठीक हो जाएगा। जब हस्बैंड थोड़े 1-2 महीने के बाद छुट्टी मिली उन्हें, क्योंकि उनके उस समय छुट्टी नहीं मिल रही थी। जब वो घर आए ना, तब उन्होंने बताया कि पता है उस दिन जब तुम्हारा फ़ोन आया, तुमसे बात हुई और तुम रो पड़ी, तो वो जो बीच में बंदा था, इंटरप्रेटर था, वो 20 किलोमीटर्स आगे हस्बैंड के पोस्ट पे गया और पूछा, कहा घर पे सब ठीक तो है ना साहब? मैडम कल रो पड़ी थी फ़ोन पे। मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं। कितना मुश्किल था एक एक दिन निकलना, इतने सारे टेस्ट। बट ठीक है, नाउ शी इज आउट ऑफ इट। टफ टाइम आया हमारी लाइफ में, पर हम उसमें से बाहर निकले। धीरे धीरे उसने मेडिसिन को रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट किया, पर वो स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो गई थी। नहीं समझ आ रहा था ये क्यों हो रहा है। हम समझती ना कि ये क्यों हो रहा है, तब कोई आंसर ही नहीं मिल पाता। इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी सारी तकलीफ क्यों झेलनी पड़ रही है। 8 years शी वॉज ऑन स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट हो गए थे। बीपी हाई हो गया था, हाइपरटेंसिव्स पर थी, और भी कितनी सारी चीजें थी। बट सब ने मिलकर सब कुछ होते हुए हम लोग बाहर निकल गए। सबका सपोर्ट मिला, प्यार मिला, अच्छा ट्रीटमेंट मिला, उसमें से बाहर निकले। एक कुछ सालों के बाद हमें पता चला कि होम्योपैथिक में से फ़र्क पड़ सकता है। इसे होम्योपैथिक पे शिफ्ट किया। 8 years स्टेरॉइड्स पर थी। जैसे ही हम इसके स्टेरॉइड्स कम करते ना, इसका रिलैप्स हो जाता था। हम सब हंसते खेलते। वो सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे। वो सॉल्ट वाला खाना नहीं खाती थी। अगर हम कहीं बाहर भी जाते थे ना, सब इसके एज के बच्चे, कोई कोल्ड ड्रिंक मांगता, कोई कुछ बोलता, पर उससे कोई पूछता भी था, इसका मन भी करता, तो कहती नहीं मुझे अलाउड नहीं है। उसने आइसक्रीम नहीं खाई 12 years तक।
वो दिन था और आज का दिन है। शी इज़ परफेक्टली फाइन नाउ। हमने होम्योपैथिक पे शिफ्ट किया। डॉक्टर ने बताया जब धीरे धीरे कम होगी उसकी मेडिसिन हुई, पर लास्ट फेज में उन्होंने बताया था कि उसके हाथ से टॉक्सिन्स निकलेंगे या बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे। हुआ, पूरे हाथों से पस निकलता था, सर पे पस वाले दाने हो जाते थे, देखना मुश्किल होता था, वो कुछ उठा नहीं पाती थी। हम यही भगवान से पूछते थे ऐसा क्यों, पर उस समय तो मुझे उसका आंसर ही नहीं मिलता। बट आई एम हैप्पी कि बेस्ट डॉक्टर्स मिले, ट्रीटमेंट मिला, सबका प्यार मिला, उसमें से बाहर निकल गई और अभी अगर आप उसको देखोगे तो शी इज़ परफेक्टली फाइन नाउ। आई एम थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू डॉक्टर्स, थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज हेल्प्ड अस आउट इन दैट फेज। पता है, उस समय तो मुझे नहीं समझ में आया, पर कुछ सालों के बाद जब मैं ये हीलिंग में घुसी तब मुझे समझ में आया कि ये तो किडनी का जो इमोशन होता है वो फियर होता है। तो मैंने सोचा ये छोटी सी बच्ची को कहाँ से 1.5 साल का फियर, 1.5 साल की बेटी को कहाँ से फियर, नहीं समझ आया मुझे। कुछ साल पहले, कपल ऑफ इयर्स बैक, जब मैं मेरी डॉटर को डीप हीलिंग भेज रही थी, मेडिटेट कर रही थी, हुआ क्या था, 10th के बोर्ड के एग्जाम थे और फिर से उसके हाथ में वो इरप्शन स्टार्ट हो गए थे ऑल ऑफ अ सडन। एलोपैथिक से नहीं फर्क पड़ रहा था, होम्योपैथिक स्टार्ट की थी उससे फर्क पड़ रहा था, पर फिर भी उतना नहीं हो रहा था और बोर्ड के एग्जाम थे। तो वो फियर और टेंशन वाला फैक्टर तो था ही, तो उसके कारण ये हो गई। तो मैंने उस समय उसके लिए मेडिटेट किया, मैं डीप मेडिटेशंस करना स्टार्ट कर लिया था उस समय। और तब मुझे रियलाइज हुआ ये फियर उसने पता है कहाँ से लिया, ये फियर आया मेरे से। हाँ, मेरे से। जब मैंने उसे कंसीव किया ना, तब ऑपराक्रम चल रहा था, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, तो आर्मी को डिप्लॉय कर दिया था वेस्टर्न बॉर्डर पे। मेरे हस्बैंड फील्ड में पोस्टेड थे, उस समय वहां पर पोस्टेड थे। इसे कंसीव मैंने उसी समय किया था, तो वो पूरा टाइम मेरा वो फियर में ही गया ना, पता नहीं अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अकेले काटा। जब ये होने वाली थी 2-3 मंथ्स पहले हस्बैंड आ गए थे, पर हुआ क्या, जिस दिन सलोनी बॉर्न हुई सेम डे, ये रात में 1:45 हुई है और अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock हस्बैंड का टेबल पे पोस्टिंग ऑर्डर आया हुआ था कश्मीर का। 30 डेज जहाँ लोगों को आराम करना होता है, 40 डेज आराम करना होता है, मुझे लगता है मैंने 10 डेज रेस्ट किया होगा, 13 डेज किया होगा, और विद इन 40 डेज तो हम लोग मूव भी कर गए थे। वो कश्मीर में थे, फ़ोन था नहीं, जो देखती वो टीवी पे देखती, इतनी तब नॉलेज भी नहीं थी मुझे हमारे थॉट्स कैसे प्ले करते हैं। जब मैं उसे फीड भी करा रही होती, न्यूज़ ऑन होता, सब कुछ ठीक है कि नहीं है, हस्बैंड ठीक है कि नहीं है, वो डर कंटिन्यूस होता, फीड कराते समय भी वो डर ही जा रहा था मेरे थ्रू बेबी में। तो नेचुरली उसकी किडनीज पे तो असर होना ही था। आई नो इट्स अ सोल जर्नी, अब मुझे और ज़्यादा समझ आता है कि वो सोल की चॉइस थी उस समय आना। पर जब अब मैं समझ चुकी हूँ इमोशंस हम पर इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। और आज अगर हम देखें तो ये कोविड के कारण हर किसी के मन में कोई ना कोई फियर है, कोई ना कोई एंग्जाइटी है। तो सोचिए प्रेग्नेंट लेडीज में कितना ज़्यादा फियर होगा। जब सेकेंड वेव आई ना कोविड की, तब जब मैं मेडिटेट कर रही थी फिर से एक कॉन्शियस थॉट आया, फिर से एक गाइडेंस मिली मुझे कि मैंने प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कुछ करना चाहिए है। तो मैंने मेरी फ्रेंड ममता से बात की कुछ समय पहले, और ममता जो अभिबिंदु की फाउंडर है, तो उसके साथ मिलकर हमने ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम डिसाइड किया है, गर्भ संस्कारा, हीलिंग द वूम इम्प्रिंट्स। अगर आप अपने वूम इम्प्रिंट्स को हील करना चाहते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ज़रूर इस मेडिटेशन में के लिए एनरोल करिए। ये फ्री वेबिनार है, फॉलोड बाय द मेडिटेशन ऑन 12th of August. The link is given in the description and the bio. Do register and join in. I'm sure it will help you heal at
a much deeper level, and it will open up many more things for pregnant ladies. I am always thankful for all the circumstances, all the experiences which I have got, and all the help which I have got. Each and every tough situation in my life has made me even stronger and helped me do what I am doing today. So I'm thankful to everyone who has supported me in that situation. Have you all also gone through any such kind of tough situation? If yes, then do share with me in the comments. Take care of yourself, understand your emotions, don't stay with it, accept it and release it. Lots and lots of love to each one of you. I hope this story of mine inspires you, touches your heart. Take care. Lots of love.